नहीं, आप हारे नहीं है। ममता बनर्जी कह रही है हम चुनाव हारे नहीं। आप कहते हैं नहीं ममता बनर्जी तो बहुत अच्छी लड़ी। हाँ बिल्कुल लड़ी होंगी, तो बहन जी भी बहुत अच्छा लड़ी। अब आप ये कहें कि नहीं ममता बनर्जी ने एक हठधर्मिता की है कि मैं जो है कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, तो इसका मतलब तो आप संविधान को नहीं मानते। इसका मतलब तो ये है कि आप इंडायरेक्ट जो है डिक्टेटरशिप कर रहे हो। मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी जब सबसे पहले ईवीएम का विरोध कर रही थी, तो ये सभी लोग एक गुट में बैठ के ये डिसाइड करने के लिए लगे हुए थे कि किस प्रकार बहन कुमारी मायावती जी का विरोध किया जाए। ये लोग हंसते थे बहुजन समाज पार्टी के, जब जो सतीश चंद्र मिश्रा हैं जो राज्यसभा में जब सवाल उठाते थे हंसते थे। आज आप ये कहें कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर रहे हैं। ममता बनर्जी को जिसे लगता है, हमारे लोगों को देखिए, ममता बनर्जी ने जिसके लिए काम किया होगा वो बिल्कुल ठीक है, उनके लिए काम किया होगा, अपने हितों के लिए काम किया होगा। परंतु मेरा क्या इसमें, आप अगर कोई भी व्यक्ति, मैं खुल के इस बारे में मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को नहीं मानता तो मैं उसका समर्थन नहीं करता। अब आप मुझसे कहें नहीं बीजेपी ने भी तो जो है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से चुनाव जीता है, ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीता है, भ्रष्टाचार करके जो चुनाव जीता है। ये सभी बातें आप उस वक्त क्यों नहीं करते जब उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार को हराया जाता है? ये बातें आप तब क्यों नहीं करते जब उत्तर प्रदेश के अंदर जब बैलेट नहीं था, जब बैलेट से जो चुनाव होते थे, ईवीएम नहीं था, तब जो है हमारे बूथ कैप्चरिंग होती थी, हमारे लोगों को मारा जाता था। आप तब लोग कहां सवाल पूछने चले जाते हैं जब उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी स्थिति बता रहा हूं कि अनुसूचित जाति का कोई भी अगर वहां पर कोई छोटे मोटे विधायक, सांसद, ग्राम पंचायत या प्रधानी का अगर चुनाव जीत जाते तो आज भी वो घर छोड़कर भाग जाते हैं कि कहीं हमारे ऊपर गोलीबारी ना हो जाए। लेकिन बंगाल में जो है कांग्रेस पे आरोप लगे थे कि उन्होंने जो है बूथ कैप्चरिंग करी थी उस दरमियान, और वो सत्ता में आई थी 50 के दशक में, 1950 के दशक में। देखिए जिस 1950 के दशक की बात कर रहे हो, ये तो हम पूरे भारत के अंदर क्या उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक भी देखते थे जब तक ईवीएम नहीं थी। मुझे एक बात बता दो, रिजर्व सीट के अंदर आज भी ऐसा होता है और गैर रिजर्व पे हमारा आदमी क्यों खड़ा नहीं हो पाता पूरे भारत के अंदर? क्योंकि उन्हें डर होता है कि जान माल से वो हाथ धो बैठेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने कई जगह ऐसी देखी है जहां हमारे बेचारे प्रधान जो संवैधानिक रूप से जीते उन्हें मार दिया गया, उनके घर में आग लगा दी गई, और अगर उन्होंने समझौता नहीं किया तो उन लोगों को नॉमिनल रूप से रिप्रेजेंट करके बैठा दिया गया। अब आप ये कहते हैं कि भाई बूथ कैप्चरिंग कांग्रेस ने की थी। मेरे लिए तो शेर का भाई बघेरा, एक कुदैन और दूसरा तेरा। मेरे लिए तो दो नाग हैं और आप उनके सपोले हैं। अब आप उनसे कहें कि सपोले तो नहीं है, बहुत संविधान की लड़ाई। अरे जब संवैधानिक लड़ाई लड़ने की बात है, अगर ममता बनर्जी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर रही है, बीजेपी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर रही है, बीजेपी अगर ईवीएम या बीजेपी अगर चुनाव आयोग के साथ मिलकर कोई भी गठबंधन या भ्रष्टाचार करती है, तो ना तो मैं बीजेपी के पक्ष में खड़ा हूं, ना ही मैं खड़ा हूं ममता बनर्जी के पक्ष में। क्योंकि जब मेरी बात है तो मैं ये मानता हूं कि वेस्ट बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य हो सकता है भारत के अंदर जहां जब कांग्रेस का एक छत्र शासन रहा, 35 साल जब है लेफ्ट का शासन रहा, 15 साल जब ममता बनर्जी का शासन रहा, तो हमारे लोगों के अत्याचार वहां पर सबसे ज्यादा बढ़े। साहब काशीराम ने एक बात कही थी कि एक हरी घास में हरा सांप है और एक हरी घास में काला सांप है। तो हमारे लोग आज इस बात का मातम मना रहे हैं कि वहां पर ममता बनर्जी हार गई, जबकि वो भूल जाते हैं कि ममता बनर्जी ने 15 साल तक जब राज किया, उससे पहले जो वामपंथियों ने 34 साल तक राज किया, और उससे पहले कांग्रेस ने जब वेस्ट बंगाल में राज किया, तो ना तो एक भी अनुसूचित जाति का वहां पर इंटरप्रेन्योर निकल के आया, ना ही बहुत बड़ा अधिकारी कोई वहां पर बना, ना ही चीफ जस्टिस ऑफ वेस्ट बंगाल शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बना, ना ही कोई साहित्यकार हुआ, ना ही कोई पत्रकार पैदा हुआ, ना ही कोई राजनीतिज्ञ पैदा हुआ। और आप मुझसे चाहते हैं कि इन सवालों को आप करके कि मैं उस हरा नाग और काले नाग के जो सपोले उनके समर्थन में बात करूं। और आज भी मैं बता दूं कि मुझे वेस्ट बंगाल में इस बात से कोई सहानुभूति नहीं है कि मैं ममता बनर्जी के पक्ष में कि ममता बनर्जी जो है चुनाव हार गई या जीत गई, या मैं उनके पक्ष में या विपक्ष में खड़ा हूं। ममता बनर्जी कह रही है हम चुनाव हारे नहीं, हमें हरा गया है, हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाएंगे।
अच्छा नहीं, देखिए वो जा सकते हैं, उनका अधिकार है। मुझे नहीं पता कि भारत के अंदर इंटरनल मामलों में चुनाव हारने पे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कैसे जाया जाता है, परंतु मुझे ये बताएं ना, जब उत्तर प्रदेश में चीजें होती थी तब आप कहां थे? तब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं खुला हुआ था क्या? तब आपकी आवाजें नहीं खुली हुई थी? आज भी हमारे आदमियों को मारने पे खेलांजी, बथानी टोला, फूलपुर बातें, इन में जब हमारे लोगों का जब मर्डर होता है, मास मर्डर होता है, बड़ी दूर जाने की जरूरत क्या है? जब रणवीर सेना, बथानी टोला, फूलपुर बातें बिहार में करती थी तब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाने की बात हुई कि हाँ सत्ता तो आपके हाथ में दे दें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि नहीं बहन जी जो है घर से नहीं निकलती। ममता बनर्जी तो घर से निकली, ममता बनर्जी सड़कों पर भी रही। आज देखिए कत्लेआम भी हो रहे हैं। आज आप ये देखिए कि वहां अप्रत्यक्ष रूप से एक जो है इतना असंवैधानिक कार्य हो रहा है। देखिए मैं एक बात कहता हूं, आप मुझे कहें कि नहीं आप तो बीजेपी के समर्थन की बात कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की हिंसा का, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी, अगर वो कर रही है तो गैर संवैधानिक है। और संविधान की नजरों में सभी पार्टियां जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर रही है वो सारे अपराधी हैं। तो ममता बनर्जी संविधान की हत्या कर रही है या इस्तीफा नहीं दे करके? देखिए मैं आज के समय में तो मैं यही मानता हूं कि अगर ममता बनर्जी को ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर इस्तीफा ना देने से उनकी सरकार बन जाएगी तो बिल्कुल करिए, परंतु विरोध का तरीका भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक है। आपके पास वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट भी है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट भी है, आपके पास बहुत सारी रेमेडीज आज अवेलेबल है, परंतु अगर आप ये कहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी तो देखिए अब वो स्टेज जा चुकी है। लेकिन वहां पर तो आगजनी शुरू हो गई, मारपीट, लूटपाट, प्रतिमा तोड़ दिया लेनिन की। तो मुझे ये बताए ना किसने तोड़ी है? अब आप मुझसे कहलवाना चाहेंगे कि भाजपा के लोगों ने तोड़ दी है? मैं तो ये नहीं कहूंगा। बीजेपी के हैं, नहीं, मुझे जब हमारे लोगों को मारा जाता था तो वहाँ जो झंडे हैं वो मिक्स लोगों के होते थे। तो जब ये झंडा, मैं झंडे से पहचान बताने में आज असमर्थ हूँ जब तक कि इंटरनल चीजें हो जाए। मैं तो आपसे ये भी कहता हूँ कि हो सकता है कि टीएमसी के कार्यकर्ता ही अपनी जान बचाने के लिए कि हमने जो जितना अत्याचार दूसरे लोगों पे किया है, अपने ही घर में चोरी करके शोर मचा रहे हूँ। मैं तो राहुल गांधी जी अगर इस बारे में कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है वेस्ट बंगाल में, तो राहुल गांधी और सभी कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो तो बहुजन समाज पार्टी को बी टीम बताते हैं। आज उन्हें कैसे याद आ रहा है? और रही बी टीम की बात, जिस पार्टी के अंदर संविधान की अवहेलना सबसे ज्यादा हुई वो कांग्रेस पार्टी है। जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति का, अच्छा चलो ठीक है, आज मैं ये मान लेता हूं कि टीएमसी जो है बी टीम है भाजपा की। तो जब आपका एक छत्र राज वेस्ट बंगाल में रहा, आपने कितने हमारे चीफ सेक्रेटरी बनाए, कितने हमारे हाईकोर्ट जज बनाए, कितने हमारे इंटरप्रेन्योर बनाए, कितने लोगों को वेस्ट बंगाल में आपने जो है मजबूत किया सिर्फ अनुसूचित जाति के। आप ये सोचते हैं कि आपके कहने से कभी बसपा, कभी टीएमसी, कभी भाजपा, ये सारी की सारी एक टीम मानी जाएगी? देखिए मुझे राहुल गांधी जी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मैं किसे बी टीम बोलूं, किसे बी टीम ना बोलूं, क्योंकि ये वही लोग हैं। जब बहन कुमारी मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो भट्टा परसोल के नाम पे, एक्सप्रेसवे के नाम पे राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी एंड फैमिली पूरे दिन और रात उत्तर प्रदेश में बहन जी के खिलाफ और बसपा के खिलाफ खड़े रहते थे, परंतु ना तो वो कभी उत्तर प्रदेश में गए, ना ही आज वो कभी मध्य प्रदेश में गए, ना ही वो वेस्ट बंगाल जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो परपंच है सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक समीकरण को जो दुरुस्त करने के लिए। तो क्या इंडिया गठबंधन धराशायी हो गया, ऐसा अलग अलग बिखर गए हैं? अरे देखिए, इंडिया गठबंधन में सिर्फ बहन कुमारी मायावती ऐसी थी जिन्होंने खुल के ये बात कही थी कि मन मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, उस गठबंधन में मैं शामिल नहीं होंगी। और उस वक्त ये सभी लोग बिलबिलाए थे कि नहीं ये तो ये बोल दिया। और जबकि शिवपाल ने भी एक बात कही थी, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ये बात कही थी कि जिस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती होगी उस गठबंधन में हम शामिल नहीं होंगे। तो मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई बी टीम है तो वो टीम है जो बहुजन समाज पार्टी का नुकसान करती है। वो टीम है जिनके पिताजी खुल के ये कहते थे कि मैं जो है नरेंद्र मोदी को भाजपा का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूं। तो ये सभी जो लोग हैं ये सारे के सारे जब गठबंधन की बात आती है तो इन्हें स्वीकार नहीं है कि कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति भारत के अंदर प्रधानमंत्री बने। ये सभी लोग, अब मैं कांग्रेस से सवाल करना चाहता हूं, जब ये 24वीं लोकसभा थी तो इसके अंदर जो विपक्ष के नेता के तौर पे आपने जो है के सुरेश जो अनुसूचित जाति से आते हैं, या जो
हरियाणा की हमारी राज्यसभा शैलजा कुमारी जी है, उनको आपने कभी विपक्ष का नेता क्यों नहीं बनाया? और जो बाबा साहब की स्टैचू जो मेन पार्लियामेंट से विस्थापित की गई, उसके बारे में आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आप जो संविधान की लाल किताब तो हाथ में लेके चल रहे थे, परंतु संविधान बचाने का काम सिर्फ नोटंकी। आज वो लाल किताब नजर नहीं आ रही आपको वेस्ट बंगाल में? आपने वेस्ट बंगाल में चुनाव कैसे लड़ा? क्योंकि आपको ये लगता है कि अनुसूचित जाति के लोग आपके इस लोभ प्रपंच से लालच में आ जाएंगे और आप लोगों का समर्थन कर देंगे। 2012 में बहन जी भी ऐसे ही चुनाव हार गई थी, लेकिन उन्होंने जो है स्वीकार किया था अपनी हार को। लेकिन ये महिला, जो ब्राह्मण महिला है ममता बनर्जी, इसने जो है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही जो है निशाने पर ले लिया है। देखिए, मैं आपको एक पूरे भारत में एक इतिहास बता देता हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी जब जब चुनाव हारी है, उन्होंने ओपनली ये स्वीकार किया कि हम चुनाव हारे हैं। उस चुनाव को हारने का चाहे दोष अपने ऊपर लिया हो या किसी के ऊपर लिया हो, बहन कुमारी मायावती ने अपने संगठन के अंदर किसी भी व्यक्ति को हारने के बाद, ये अगर मैं बता रहा हूँ कि जैसा आज वेस्ट बंगाल में हो रहा है, अगर ऐसा बहन कुमारी मायावती या उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कर देते तो ये आने वाले कई सदियों तक ये कहते हैं कि हम लोग जो है इस प्रकार के गैर कानूनी गैर संवैधानिक कृत्यों में शामिल रहे हैं। परंतु ये चीजें बहन कुमारी मायावती से आप सीखें कि ठीक है, सत्ता की लड़ाई है, 5000 साल का संघर्ष है, हम 10, 20, 30, 40 साल से इन लड़ाइयों को लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। परंतु आज जब राजनीति सीखने की बात आती है, आप ये देखिए कि बहन कुमारी मायावती एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय लीडर है इस पूरे भारत के अंदर जिन्होंने अपने, जब उन्हें लगा कि ये 100 विधायक टूट सकते हैं तो उन्होंने 100 के 100 को बाहर का रास्ता निकाल दिया। उनके लिए अनुशासन सर्वोपरि है और अनुशासन जो भी कार्यकर्ता, चाहे उनके भतीजे हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, चाहे कोई जिलाध्यक्ष हो, चाहे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, उन सभी को अनुशासनहीनता के कारण बहुजन समाज पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया। परंतु क्या वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ऐसा काम कर पाएंगी? तो उसका जवाब है नहीं कर पाएंगी। अब आप मुझ पे आरोप लगाइएगा, नहीं नहीं मुझे तो ममता बनर्जी के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। देखिए, मैं खुल के एक बात कह रहा हूं कि अगर मेरे घर में आग लगी हुई है और दूसरे घर में आग लगी हुई है तो मैं अपने घर की आग बुझाऊंगा। मैं ये मानता हूं कि जो बहुजन महापुरुषों पे चलने वाली बहुजन समाज पार्टी है, आज मुझे उसे मजबूत करना है और उत्तर प्रदेश से काफी कुछ चीजें पूरे भारत के उन लीडर्स को आज सीखनी पड़ेंगी जो ये दम भरते थे कि हम अपने बलबूते पे जो है चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन बंगाल में मारकाट शुरू हो गई है। जो बीजेपी के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उनके जो पीए हैं उनका मर्डर कर दिया गया रात में। देखिए, मैं वही बात बता रहा हूं ना कि ये आप जो ये किसी भी प्रकार की जो हिंसा है उसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। ये जो है गैर संवैधानिक चीजें और गैर संवैधानिक चीजें होने के कारण मैं इन चीजों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहा हूं। बंगाल में जो हार जीत हुई है, इसका यूपी की चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या इबारत लिख दी है बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हम तो हमेशा एकला चलो की नीति पे जो है रहते हैं और हम संविधान को बचाने के लिए, अपने बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए, अपनी जितने SC ST OBC के संत महापुरुष है उनकी विचारधाराओं में विश्वास रखते हुए हम चुनाव लड़ेंगे। और वो जो चुनाव है, ये 2027 का चुनाव पूरी दुनिया को दिखाएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने एक संवैधानिक रूप से, एक अनुशासनिक रूप से चुनाव लड़ा है।